मस्कुलर टिश्यू आर स्ट्रिएटेड, और स्ट्रिएटेड में इसमें ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और सिलेंड्रिकल होती हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें स्ट्रिप्स होंगे, ऐसे स्ट्रिप्स होंगे, जैसे जेब्रा लाइन होती है सड़क पर, तो ऐसे इसमें स्ट्रिप्स होती हैं। तो और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एक ही सेल में, सारी सेल मर्ज कर जाती हैं तब मस्कुलर टिश्यू बनती है। तो एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, ऐसे बहुत मल्टी न्यूक्लिएट है और सिलेंड्रिकल होती हैं, जैसे बंडल ऑफ वो हो मस्कुलर टिश्यू। तो ये पहली चीज हो गई कि इट इज स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू या स्ट्रिप्ड हो गई, ये चीज हो गई। नाउ सेकेंड काइंड ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ये हमारी लाइनिंग इस तरीके से होती है, दैट इज स्ट्रिप्स। इसमें ये चीज क्या है, स्ट्रिप्स या स्ट्रिएशंस, स्ट्रिप्स या स्ट्रिएशंस कहते हैं, और ये न्यूक्लियस है। तो ये जो होती है ये वॉलेंट्री हैं, ये वॉलेंट्री मसल्स हैं। हम हाथ पैर में जो काम करते हैं वहाँ ये पाई जाती हैं। एंड स्ट्रिएटेड मसल्स किस तरीके की होती हैं, दीज आर कॉल्ड, पहला स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, इसे स्ट्रिएटेड मसल्स भी कह सकते हैं। सो दीज आर सिलिंड्रिकल, सिलेंडर तो आप जानते हैं ना, सिलिंड्रिकल होती हैं, स्ट्रिप्ड होती हैं, और पूरी बॉडी में ये बोन से चिपकी रहती हैं। ये वो मसल नहीं है जो ईसोफेगस इन सब में पाई जाएं, ये वो मसल्स हैं जो बोन से सीधा जुड़ी रहती है टेंडन के द्वारा। बोन से चिपकाने के लिए मसल को कौन सा लिक्विड चाहिए, फ्लूइड चाहिए, टेंडन। सो दीज आर स्ट्रिप्ड। एंड इसके अलावा ये कैसी होती है, स्केलेटल, स्केलेटल, तो हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाती हैं। एंड वॉलंटरी मसल, तो अगर ये वॉलंटरी मसल्स हैं तो ये हमारे कहाँ पर पाई जाएंगी, दीज आर फाउंड इन अवर लिम्स, हाथ पैर में पाई जाएंगी। हाथ पैर हम हिला डुला सकते हैं कि नहीं, चल फिर सकते हैं, तो इसलिए ये कहाँ पाई जाएंगी, लिम्स में। वॉलंटरी का मतलब है जैसे आप हाथ हिलाना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जरा अपनी हार्ट बीट रोक दो तो रोक दोगे, या खाना खा रहे हो इसको पेट में ना जाने दो तो ना जाने दोगे क्या। कुछ हमारी बॉडी में ऐसी मसल्स हैं जो हमारे अनुसार चलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं विच आर नॉट वर्किंग एज पर अवर whim एंड फैंसी, दे वर्क ऑटोमेटिकली, वो ऑटोनॉमस सिस्टम है, अपने आप काम करें। और एक जो होती है वो हमारे विल एंड विश के अनुसार चलती है, हम चाहें तो पैर चलाएं, न चाहें तो न चल के जाएं। तो वैसी मसल्स क्या कहलाएंगी, वॉलंटरी मसल, जो इच्छा हो। जैसे वॉलंटियर्स होते हैं स्कूल में कि नहीं, जो काम करने के लिए इच्छा से, अपनी इच्छा से जाते हैं। पूछा जाता है कि नहीं आपके यहाँ कि वॉलंटियर्स कौन है, बोलो। तो ये ऐसी होती हैं, दे हैव अल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स, दे हैव अल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स, इनमें स्ट्रिप्स होती है, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स, एंड आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारी न्यूक्लियस एक में ही है, न्यूक्लिएटेड ऐसा होगा, ठीक है। और इसके अलावा
इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। क्या आप ब्रांचिंग देख रहे हैं कि ब्रांचिंग नहीं है? सो striated muscles, let us see how it looks like. Striated muscles. Just hold. Striated muscles. तो ये किस तरीके से होंगी अगर हम देखें तो ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको मसल्स, बंडल्स ऑफ मसल्स। तो इसमें अगर हम इसको देखें तो बहुत सारी मसल्स हैं, लेकिन एक एक मसल का जो बंडल है, जैसे बहुत सारी लाठियाँ हों और एक साथ बंधी हों, तो इस तरीके से ये स्ट्रिएटेड मसल्स हैं। सो स्ट्रिएटेड मसल्स में क्या होता है, क्या इसमें अल्टरनेट आपको बैंड दिख रहे हैं, धारियाँ, अल्टरनेट बैंड दिख रहे हैं? तो इस तरीके से हैं, वो बहुत सारी सेल्स हैं इसमें, ये अंदर सेल्स हैं और इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स दिख रहे हैं। कुछ लोग इसे इस तरीके से भी दिखाते हैं, इसमें पथ में वैसी लीनियर स्ट्रिप्स है, लेकिन इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है। सो दीज आर हैविंग मल्टी न्यूक्लिएटेड, स्ट्रिप्ड होती हैं एंड दीज आर स्ट्रिएटेड। तो अगर हम देखें तो स्ट्रिएटेड मसल ऐसी होंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और ये कैसी मसल्स हैं ऊपर वाली, स्मूथ मसल्स। अच्छा, ये क्या, ये ब्रांच्ड भी है क्या, इनमें ब्रांच्ड भी है? तो ये वाली ब्रांच है, इसमें ब्रांच है क्या? इसमें है। तो इस तरीके से सिर्फ कार्डियक मसल में ही ब्रांच होती है। सो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं एंड अनब्रांच्ड। इनमें ब्रांच भी नहीं होती है, ये सारी चीजें होती हैं। नाउ इसके अलावा जो इनका न्यूक्लियस है वो पेरीफरी में होता है, न्यूक्लियस अंदर नहीं है। कहाँ कहाँ है? जो पूरा बंडल है, बंडल में यहाँ यहाँ न्यूक्लियस होगा। पेरीफरी जानते हो, आउटर। तो न्यूक्लियस कहाँ है? न्यूक्लियस इज पेरीफेरल। पेरीफरी का मतलब बाहर बाहर है, इस बंडल के अंदर नहीं है। न्यूक्लियस कहाँ पे, क्या आप देख रहे हैं? न्यूक्लियस इसकी पेरीफरी पे है, बाहर, अंदर में नहीं है। हर सिलेंडर के बाहर बाहर है कि नहीं न्यूक्लियस? हाँ, ये जो ब्लू कलर का है ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस कैसा है प्रार्थना? पेरिफेरल। न्यूक्लियस पेरिफेरी पर है। न्यूक्लियस इज पेरिफेरल, यानी आउटर आउटर होता है। और ये जो होती हैं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? इट इज फाउंड इन लिम्ब्स, बाइसेप्स। कुछ लोग अपने हाथ में बाजूबंद में खूब कसरत करके बाइसेप्स बना लेते हैं कि नहीं? बाइसेप्स, तो बाइसेप्स में पाई जाएंगी। कुछ लोग तो ट्राइसेप्स भी बना लेते हैं, तीन तीन पिंडली बन जाती है। ठीक है। और इसके अलावा बॉडी में होगी बॉडी वॉल,
बोन से जुड़ी होगी, इन सब में होगी, नेक में होगी, नेक का हम लोग मूवमेंट करते रहते हैं, नेक में होगी। ये इसके अलावा और कोई मस्कुलर चीज़ है जिसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती? जीभ को कुछ मेहनत करनी पड़ती क्या खाना चबाने के लिए? टंग में भी पाई जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन सब में पाई जाएगी। और एक आपको और बता दें कि ये जो जिससे हम सांस लेते हैं लंग्स, तो ये लंग्स इस तरीके से है, और ये लंग्स के नीचे किस तरीके से डायाफ्राम होता है, वो बार बार ऊपर नीचे होता है, उसी से लंग्स से हवा आती जाती है। तो इसके नीचे तो स्टमक है, हार्ट यहाँ पर है, और यहाँ पे ये डायाफ्राम है। तो डायाफ्राम के मूवमेंट से हवा अंदर बाहर होती है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? मतलब जैसे आप ये समझ लो, फ्राम, अगर मान लो कि एक ये लंग्स हैं, किसी बोतल में आपने, ये बोतल है, और बोतल में आपने एक पाइप डाल दिया, और पाइप में एक बैलून है, और ये बताओ बैलून में नीचे रबड़ चढ़ा दी, ये बॉटल है, अगर इस रबड़ को मैं नीचे खींचूं तो बैलून फूलेगा कि पिचकेगा? और ऊपर कर दूं तो क्या पिचक जाएगा? भाई जब ये ऊपर जाएगा तो ये सारी हवा ये जगह लेगा, तो जगह इसको कौन देगा? यहाँ तो सब हवा भरी है, तो इसी को पिचकाएगा कि हवा निकलो। तो इसके ऊपर नीचे करने से इसमें बैलून में हवा भरती और पिचकती है। ये भी एक रबर का है मेम्ब्रेन, बैलून का ही है, बैलून का टूटा हुआ टुकड़ा। तो मान लीजिए मैंने बैलून का यहाँ पे एक रबर बैंड से बांध दिया, उसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, कभी नीचे कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, कभी ऊपर। तो वैसे ही डायाफ्राम अगर ऊपर नीचे हो तो क्या ये लंग्स फूलेंगे, पिचकेंगे? तो डायाफ्राम हमारी बॉडी में लगातार ऊपर नीचे होते रहते हैं, और इसी वजह से हमको सांस लेनी नहीं पड़ती है, वो सांस आती जाती रहती है। तो टंग में एंड डायाफ्राम में, क्या डायाफ्राम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग भी करता है? क्योंकि इसके नीचे कौन सा सिस्टम है? स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सारी चीजें हैं कि नहीं? तो इस तरीके से जो बीच की चीज है दैट इज डायाफ्राम, तो वहां पर भी ये पाया जाएगा डायाफ्राम इन ह्यूमन बॉडी। सो अगर देखें तो ये चीज कहाँ पर पाई जाएगी कि ये देखो, जहाँ पर ये हमारा सिस्टम है, तो ये लंग्स के ठीक नीचे क्या होगा? ये टोटल नीचे में तो क्या चीज होगा? नीचे देख रहे हो, नीचे में पीछे किडनी है, देखिए, और आगे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो जहाँ पर ये हाथ रखे है ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम के ठीक नीचे लीवर दिखाया गया, तो लीवर होगा। तो इस डायाफ्राम। सो अभी हम आपको दिखा देते हैं कि मान लीजिए कि ये देखो, इसमें जो सबसे नीचे की चीज दिख रही है कि लंग्स है, लंग्स के नीचे जो सबसे ज्यादा कलरफुल है ये डायाफ्राम है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये जो नीचे का पोर्शन है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको किससे अलग करता है? ये नीचे का सिस्टम है, ऊपर लंग्स हैं जो रिब्स केज है, और उसके नीचे देखोगे तो ये स्टमक है, ये लीवर है, ये इंटेस्टाइन है, इसी में विली होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर की होती है, वैसे पूरी हमारी जो गट है यानी फूड पाइप 9 मीटर का है, लेकिन ये अकेले 6 मीटर की है, यही फूड एब्जॉर्ब होता है। ये लंग्स है, और लंग्स और इनके बीच में यहाँ पे डायफ्राम है। बोलो, फूड पाइप, फूड पाइप तो यहाँ पर भी क्या अनुराग?
हाँ, इसमें तो नहीं दिखेगा फूड पाइप, ये तो बीच से कहीं से जाएगा। ठीक है, चलो। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। दीज आर पावरफुल एंड कैन गो रैपिड कंट्रैक्शन। अगर ये हमारा हाथ मुड़ता है तो क्या ये अंदर की मसल सिकुड़ जाएंगी, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और बाहर वाली क्या फैलेंगी। कोई भी चीज़ मोड़ के देखो आप, कुछ नहीं, एक फोम को ही मोड़ो तो क्या अंदर अंदर मुड़ जाएगा और बाहर फोम फैलेगा। तो फोम को मोड़ो अंदर। तो ये जो हमारी मसल्स हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्टाइल हैं। तो ब्रेन इसको एक वो कमांड देता है अंदर की मसल्स को कि तुम सिकुड़ जाओ, और इनको कहता है तुम फैल जाओ, तो हाथ मुड़ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए दीज कैन अंडरगो, दीज मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स। ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब सिकुड़ना। तो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है, एंड ये किसके लिए यूज होती हैं? दीज आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड वेरियस अदर पर्पसेस, जो हम दूसरे काम करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स। सो दीज मसल्स आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन। का मतलब समझते हो? एंड चलना फिरना। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? चलना फिरना। एंड अदर बॉडी मूवमेंट्स। ये तो हो गई स्ट्रिएटेड मसल्स। अब दूसरी बात हम करते हैं स्मूथ मसल्स की। तो स्मूथ मसल्स, ये जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं ये बोन से कनेक्टेड होती हैं। नाउ स्मूथ मसल का बुक में फिगर देखो। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। नाउ कुछ मसल्स ऐसी होती हैं कि जो दोनों एंड पे नुकीली हों, तो ऐसी जो मसल्स होंगी उन्हें स्मूथ मसल्स कहेंगे। यानी कुछ कुछ ऐसी ऐसी स्मूथ मसल्स। दीज आर टैपर्ड एट बोथ लेंथ्स। जैसे कि ये स्टमक में होंगी या और भी कहीं पाई जा सकती हैं, आर्टरीज में भी पाई जा सकती हैं, ये स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, और भी अगर देखना चाहो तो ये ऐसी हैं। तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड हैं, इनमें एक एक मसल में एक एक न्यूक्लियस है। दिख रही है साफ साफ? तो और क्लियर देखना है तो और क्लियर देखो। तो एक में दोनों एंड पर नुकीली हैं। दीज आर टैपर्ड एट बोथ द एंड्स, और इस तरीके से इनकी डिजाइन होती है। क्या ये अनब्रांच्ड है? देख लो, हार्ट वाली ब्रांच्ड है, लेकिन ये तो अनब्रांच्ड है ना। क्या यही मसल हमारे इंटेस्टाइन में भी पाई जाएगी, स्मूथ मसल? और जबकि ये वाली जो मसल्स है वो हाथ पैर में पाई जाएंगी, जो अभी हमने स्ट्रिएटेड बताया। स्मूथ मसल्स में क्या स्ट्रिएशंस हैं, धारियां हैं क्या, या फिर हम इन्हें अनस्ट्रिएटेड मसल्स कहें? बताओ। तो ये आपस में, ये भी कॉम्पैक्ट है, आपस में एक दूसरे से चिपकी होगी, लेकिन इनमें धारियां नहीं रहेंगी ना, स्ट्रिप्स रहेंगी क्या? बताए। देख लो, इसमें स्ट्रिप्स हैं, लेकिन नीचे दिख रही है स्ट्रिप्स, मिला लो। तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं और हमारे विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। विसरल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करते। जैसे हमारी इंटेस्टाइन, वो मूवमेंट करती रहती है, वेस्ट सब्सटेंस को एनस तक पहुंचा देती है। इसी तरीके से ईसोफेगस, वो मूवमेंट करता रहेगा और फूड को स्टमक तक पहुंचा देगा। तो ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी इच्छा के अनुसार काम न करें और अपने आप बॉडी में काम होता रहता है, तो ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहेंगे? विसरल
organs. Now let us draw these muscles. तो स्मूथ मसल्स को बड़ी आसानी से आप ड्रॉ कर लें, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस ऐसे, क्योंकि इसमें हमको धारियां तो बनानी नहीं है। तो ये स्मूथ मसल्स हो गए और एक एक न्यूक्लियस बना दें। So smooth muscles are unstriated. इनमें धारी नहीं होती। विसरल, विसरल का मतलब क्या होती हैं? अनस्ट्रिएटेड, इनवॉलंटरी, अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, ठीक है। एंड अनस्ट्रिएटेड है, एंड यूनि न्यूक्लिएटेड है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड? यूनि न्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस होगा। दीज आर टैपर्ड, स्पिंडल शेप्ड। These are spindle shaped. Spindle shape क्या होता है? यानी tapered at both end, tapered at both ends, नुकीली होती हैं दोनों तरफ पर, ठीक है। तो जो दोनों तरफ पे कोई चीज नुकीली हो, उस चीज को क्या कहते हैं? स्पिंडल। नाउ अब देखें, तो ये चीज है कि इस तरीके से जिसमें धागे बुने जाते हैं, क्या वो स्पिंडल होते हैं? देखो इसमें धागे लटक रहे हैं, तो धागे जिसमें होते हैं, क्या उसमें बीच में मोटा होता है धागों को? बोलो। तो क्या ये ऐसी ही नहीं है कि जिनमें धागे हैं, तकली, जो तकली नहीं चलाई जाती है उसको स्पिंडल कहते हैं, तो ऐसी नहीं लग रही आपको? तो दीज आर स्पिंडल शेप्ड। अच्छा, और क्या क्या है कि दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत आपस में चिपकी नहीं है। सो दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय लूज कनेक्टिव, क्या? लूज कनेक्टिव टिश्यू से चिपकी हैं, यानी इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। ओके, ठीक है। इस और ये कहाँ पाई जाती हैं? दीज आर फाउंड इन विसरल ऑर्गन, जो अपने आप चलते रहें, विसरल ऑर्गन। क्या आप डायाफ्राम को खुद मूव कराते हो? मतलब ऐसी चीज जिस, अच्छा, कुछ और भी चीजें हैं, जैसे ये स्टमक में पाई जाए, फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, ठीक है। इंटेस्टाइन में भी पाई जाएगी, इंटेस्टाइन। ब्रोंकाई जानते हो, जो ये है, जैसे ये विंड पाइप है जिससे हवा जाती है, उसको क्या कहते हैं? विंड पाइप। हाँ, और ये जो इससे जो दो ब्रांच निकली हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई है, तो ये ब्रोंकाई में पाई जाती है। सो दीज आर फाउंड इन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में भी पाई जाती हैं। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ, जस्ट एक मिनट। अब देखें कि जो हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो सबसे नीचे तो इसमें डायाफ्राम है,
ये दोनों लंग्स हो गए, और क्या एक विंड पाइप आ रहा है जो हमारी नॉस्ट्रिल से आ रहा है, और वो क्या दो भागों में डिवाइड हो रहा है, क्या उन दोनों भागों को ब्रोंकाई कहेंगे? तो ये ब्रोंकाई है। तो ब्रोंकाई किसकी बनी हुई होती है? फिर लास्ट में एल्वियोली हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नाउ ये ब्रोंकाई में पाई जाएंगी। एंड और कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? सो ब्लड वेसल्स इसकी भी बनी होती हैं। ब्लड जिसमें बहता है उसे क्या कहते हो? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स और इन सब में पाई जाती हैं। सो ये कैसी होती हैं? दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विश। ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं। दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विश। कभी ये देखा है कि किसी ने बैट में रबड़ चढ़ाते हुए, हाथ जो होता है ना उसका, जिससे हाथ से पकड़ते हैं हैंडल, उस पर रबड़ चढ़ाया, थोड़ा आगे करते हैं, थोड़ा पीछे करते हैं, फिर आगे करते हैं, पीछे करते हैं, ऐसा करते हैं तभी चढ़ पाती कि एक साथ चढ़ जाती है? थोड़ा आगे करेंगे, फिर थोड़ा सा फिर पीछे करेंगे, फिर आगे करेंगे, तभी तो रबड़ चढ़ती है। हाँ, तो या तो मतलब आगे पीछे करके, तो इस तरीके के मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। सच मूवमेंट्स अकर इन अवर, ये जो मूवमेंट है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट हमारे फूड पाइप में होता है। तो उसमें सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, तब खाना आगे बढ़ता चला जाता है। तो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स ये कराती हैं, जिसकी वजह से ये बाकी का काम होता है। तो नाउ सो दीज आर द स्मूथ मसल्स। अब तीसरी तरीके की मसल्स क्या हैं? मसल्स। तो कार्डियक मसल्स क्या ये ब्रांच्ड होंगी? और जरा अपनी बुक में देखो कि कार्डियक मसल्स कैसी बनी हुई हैं, तो उससे फिर हम लोग उसे ड्रा कर सकें। कार्डियक मसल्स। नाउ according to Healthline, cardiac muscle tissue is only found in your heart, where it performs coordinated contractions that allow your heart to pump blood through your circulatory system. कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं कि इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्मूथ मसल्स की और स्ट्रिएटेड मसल्स की भी होती हैं। हर तरीके की इनमें प्रॉपर्टीज होगी। सो लेट अस सी। ओके, सो नाउ अब देखो, ये कार्डियक मसल्स हैं, यानी इनमें बहुत सारी ब्रांचिंग निकली रहेगी। अगर हम देखें और थोड़ा साफ साफ तो ये इस तरीके से, यानी क्या इनमें स्ट्रिप्स भी होंगी, लेकिन सिर्फ एक खास बात होगी, ये ब्रांचिंग होगी, बस और कुछ नहीं। न्यूक्लियस इसमें पेरिफेरल होंगे, लेकिन एक खास बात होगी कि ये ब्रांचिंग होगी। ब्रांच दिख रही है, आपस में ये जुड़ी हुई हैं, और बाकी सब कुछ इनमें लगभग मिलता जुलता है। कि अदर प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? अदर सब कुछ स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड मसल की तरह है। ओनली द थिंग इज दिस, इट इज फाउंड इन हार्ट, और ये ब्रांच्ड होंगी। सो लेट अस मेक देयर स्ट्रक्चर। इनवॉलंटरी है, हार्ट के मूवमेंट पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये दीज आर, अब न्यूक्लियस तो इसमें बहुत सारे दिख रहे हैं, तो अगर बाकी कुछ है तो इनको कैसा होना चाहिए? ठीक है, सिलिंड्रिकल तो होंगी। एंड कार्डियक मसल्स
ईच सेल इज यूनी न्यूक्लिएटेड, इसमें हर सेल जो होगी एक सेल में एक न्यूक्लियस है। सो दीज सेल्स आर यूनी न्यूक्लिएटेड, जबकि उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड था। तो अब जरा देखो कि इसे कैसे बनाएंगे। तो ऐसे ही बना दो और बस एक ब्रांच निकाल दो। तो ब्रांच निकाल के फिर दूसरी बना दो, फिर उसमें से तीसरी ब्रांच निकाल दो, फिर एक और बना दो, बस ऐसे ही बना दो। समझ में आ गई? फिर इसके बाद इसमें स्ट्रिप बनाओ, स्ट्रिप भी होंगी। एग्जाम में तो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उस पर मार्क्स आ जाते हैं। बायो में तो बिना फिगर के कोई चीज़ नहीं है ना। तो ये है। इस तरीके से। सो कार्डियक मसल्स क्या हैं? कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड सिलिंड्रिकल मसल्स। दीज आर सिलिंड्रिकल branched, stripped and uninucleated muscle ये सारी इनकी प्रॉपर्टी हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड मसल्स। अच्छा, और किस तरीके से हैं? दीज आर फाउंड इन हार्ट। हार्ट को ही कार्डिया कहते हैं। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? कार्डियक मसल्स। ठीक है। और ये क्या होते हैं? दे कैन वर्क टायरलेसली थ्रू आउट लाइफ। क्या हार्ट कभी धड़कना बंद करता है? दीज वर्क रिदमिकली। क्या रिदम से वो धड़कता है? और टायरलेसली। एक रिदम है उसका, ऐसा नहीं है कि, फिर भी उसका एक हार्ट बीट का रेट होता है ना। जब आप दौड़ोगे भागोगे तो आपकी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, तो उसकी पंपिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि फूड को तोड़ा जा सके। सो वो सेंसफुली काम करता है। सो एक तरीके से ऐसा नहीं है कि अपने मर्जी से कभी तेज़ हो जाए। जब ज़रूरत है बॉडी को, जब आप इमरजेंसी सिचुएशन में हो, तो वो तेज़ धड़केगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए। और नहीं तो उसका अपना एक रेट है, तो उसके हिसाब से वो 78 पल्सेस होती हैं पर मिनट में, उसके हिसाब से वो धड़कता है। जो हमारी सांस है 15 to 18 ब्रीदिंग्स पर मिनट है, और जो हृदय का धड़कना है वो 78 पल्स पर मिनट है। 7000 लीटर ब्लड को ये पर डे पंप कर देता है। जो पानी के 4 बड़े टैंकर हैं, इतना ब्लड ये पर डे पंप कर देता है। सो इट क्या करता है? रिदमिकली टायरलेसली थ्रू आउट लाइफ। ऐसा करता है अनटिल डेथ। रिदम से करता है, रिदमिकली टायरलेसली थ्रू, अंतिम सांस तक। तो थ्रू आउट लाइफ अनटिल डेथ। तो इस तरीके से ये काम करता है। इट इज इनवॉलंटरी मसल, इट इज इन वॉलंटरी मसल। और कॉन्ट्रैक्टाइल मसल है। कॉन्ट्रैक्टाइल भी तो है, कॉन्ट्रैक्ट भी तो हो सकता है। अच्छा, अब देखिए कि हमारी बॉडी में 3 तरीके, सिकुड़ना, फिर फैलेगा। जब ये पंप करेगा बॉडी में ब्लड को, तो कैसे सिकुड़ना पड़ेगा कि ऐसे ही बस एक जैसे आकार का रहे और ब्लड पंप होता रहे? सो इस सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि स्ट्रिएटेड थी, धारीदार। और फिर क्या देखा? स्ट्रिएटेड। फिर दूसरी थी स्मूथ, और तीसरी थी
कार्डियक, so smooth muscles and cardiac muscle. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जो स्ट्रिएटेड मसल हैं स्ट्रिप्ड होती हैं, यानी अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट। तो इनमें अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं। अच्छा, अब देखो ये अनस्ट्रिप्ड है, अल्टरनेट डार्क, अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, उनको बैंड कहते हैं। वो जो स्ट्रिप्स नहीं दिखाई है वो क्या कहलाते हैं, बैंड। ये अनस्ट्रिप्ड हैं, और ये कैसी हैं, क्या ये भी स्ट्रिप्ड हैं? अच्छा, ये कैसी हैं, क्या ये अनब्रांच्ड हैं? और ये कैसी हैं? और ये सिलेंड्रिकल हैं। और ये क्या तकली के आकार की हैं, जिसमें धागा लपेटा रहता है, स्पिंडल शेप्ड, यानी दोनों तरफ नुकीली। और ये कैसी हैं, सिलेंड्रिकल। क्या ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं? और ये यूनी न्यूक्लिएटेड हैं। और क्या ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड हैं? यूनी है, मतलब हर एक में एक एक सेल रहेगी, इस टाइप से है, यूनी न्यूक्लिएटेड। अच्छा, इसके अलावा इनका जो स्मूथ मसल है, क्या आप बहुत देर तक ऐसे कर सकते हो कि ये थक जाएंगी? हार्ट तो नहीं थकेगा ना, थक जाते हैं। तो इसलिए ये कैसा है कि इनका ये कुछ और भी चीज़ें हैं कि जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स का मतलब है स्मूथ मसल्स धीरे धीरे काम करती हैं, स्लो। क्या आपके अंदर ईसोफेगस में बहुत तेजी से वो आगे पीछे होगा क्या खाने के लिए, कि धीमे धीमे होगा? बहुत धीरे धीरे करेगा, उसको कौन सी जल्दी है? तो इनका जो स्लो मोशन है, और जो इनका मोशन कैसे है, फास्ट है लेकिन ये थक जाती हैं। तो कैसा मोशन है, फास्ट मोशन है बट ये थक जाती हैं। लेकिन ये फास्ट हैं बट नेवर टायर्ड नहीं होती हैं, बट नेवर गेट टायर्ड। अच्छा, इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? एक दो जगह बता दो। स्ट्रिएटेड लिम्स में, लिम्स इनका अकरेंस है, सो और नेक, टंग। जबकि ये कैसी मसल्स हैं, सो दीज आर फाउंड इन स्टमक, इंटेस्टाइन, फूड पाइप। और ये कहाँ पाई जाएंगी? अच्छा, इसमें कौन सी मसल्स हैं जो वॉलंटरी हैं और कौन सी इनवॉलंटरी हैं? वॉलंटरी, ये भी इन। तो ये इनके अलग अलग फीचर्स हैं। अब देखो कि हमारे पास तीसरी टाइप की टिश्यू हैं। हम लोगों ने देख लिया था
कि जो एनिमल टिश्यू है उसमें पहला वाला कौन सा था? क्या एपिथीलियल था? एपिथीलियल में कौन कौन सा था? और दूसरा देखा मसल, एपिथीलियल में बहुत सारे थे। क्या एक जो था स्क्वैमस था, फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, फिर उसके बाद कौन सा था? कॉलमनर। कॉलमनर की स्पेलिंग क्या होगी? NOU AR। कॉलमनर, फिर क्यूबॉइडल, और फिर ग्लैंडुलर। ग्लैंड्स किसी में भी हो सकती हैं, ग्लैंडुलर तो किसी में भी हो सकती है, चाहे कॉलमनर में भी हो जाए या उसमें भी हो जाए। अब देखो कि जो मसल है वो 3 तरीके की होती हैं। स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक। अच्छा, ये देखो। और अब तीसरी कौन सी आई? कनेक्टिव। तो नर्व में तो खैर कोई ऐसा पार्ट नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू में अगर मैं फ्लूइड की बात करूं तो प्रार्थना फ्लूइड के कौन से दो हैं? ब्लड होगा और लिम्फ, जो मतलब ब्लड वेसल के बाहर रहता हो, ब्लड जिसे फेंक दे और बाद में लिम्फ सिस्टम उसे कलेक्ट करके फिर हार्ट तक लाए। एक ये चीज़ हो जाती है। और दूसरी जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर दे वो कौन सी होगी? स्केलेटल। ठीक है। हाँ, स्केलेटल है। स्केलेटल में क्या क्या आएगा? कार्टिलेज, और दूसरा क्या है? बोन। नाउ तीसरा, थर्ड इज एडिपोज टिश्यू, जो हमारी बॉडी में फैट टिश्यू आएंगी। और एरियोलर में क्या है? लिगामेंट। अभी भी आ रहे हैं, फुल आ रहे हैं। नाउ हाँ, 1 मिनट। तो ये चीज़ हो गई। तो अब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे कि फ्लूइड, स्केलेटल, एडिपोज एंड एरियोलर, ये चारों के बारे में देखेंगे। नाउ नोट कर लिया? वो फैट टिश्यू है। एडिपोज तो अकेली फैट टिश्यू ही तो है। नहीं हो गया। बताइए। अच्छा ठीक है, चलो। तो ये तो बात हो गई
कि कौन कौन सी टिश्यूज होती हैं. नाउ वी विल सी द कनेक्टिव टिश्यू. सो कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है? सबसे पहले इट कनेक्ट्स वेरियस बॉडी ऑर्गन्स. क्या ये सारे बॉडी ऑर्गन को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करती है? इट कनेक्ट्स वेरियस बॉडी ऑर्गन्स. अब देखो ब्लड भी तो कनेक्ट ही करता है. ब्लड कैसे कनेक्ट करता है? पैर में आप जब ठंडे पानी में चलते हो वैष्णो देवी में, तो क्या उस जो ठंडक को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है जिससे कि पैर न जम जाए. तो और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू है ये एंकर का काम करती है. जैसे कहीं पर क्या होता है कि लोहे का नहीं होता है, जहाँ पर नाव को डाल दिया जाता है तो एक एंकर होता है, तो वो जमीन में चला जाता है, भाले की तरह होता है और ऐसे, और वो गड़ जाता है जमीन में तो नाव फिर रुक जाती है, फिर आगे नहीं बढ़ती, बहुत भारी सा होता है. तो इस तरीके से इट कनेक्ट्स वेरियस बॉडी ऑर्गन्स. पहले बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट भी करता है एंड एक्ट्स एज एंकर. जैसे अगर हमारे स्टमक है, किडनी है, क्या वो अपनी अपनी जगह पे स्थित है कि दिन में यहाँ आ जाते हैं और हाथ से हमें पकड़ के फिर उसी जगह ले जाना पड़ता है? तो बोन उसको एंकरिंग करती है कि नहीं, पकड़ के रखती है जहाँ जो है. जैसे ये नाव एंकर्ड हो गई है, तो वैसे हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को कौन एंकर करता है? एंड एंकर वेरियस बॉडी ऑर्गन. बांधे रखना वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को ये पकड़ के भी रखती है. ठीक है. दिस टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू बोन. इट कनेक्ट्स. कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा है बताओ? क्या बोन को बोन से कनेक्ट करती है? बोन से बोन को करती है, वो कौन सी है? क्या वो लिगामेंट है? क्या ये कनेक्ट्स? हाँ, कनेक्ट्स. ओके, कनेक्ट्स मसल टू बोन. क्या तो वो टेंडन है, तो कनेक्ट तो कर ही रही है, टेंडन हो गई. इसके अलावा और क्या काम है कि नाउ इट ऑल्सो होल्ड्स वेरियस ऑर्गन्स. ये तो हमने लिख दिया एट इट्स प्लेस. इट ऑल्सो होल्ड्स वेरियस ऑर्गन्स एट इट्स प्लेस. ये सारा काम है. तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि पहली टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या है. कनेक्टिव टिश्यू है एरियोलर. सो ए टाइप है. फ्लूइड से शुरू करते हैं क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने फ्लूइड लिखा है. तो फ्लूइड टिश्यू क्या होती है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. Now, so it flows throughout body. It flows throughout body. और क्या काम है इसका? To supply nutrients to each cell of body and O2 भी सप्लाई करती है and O2 for respiration. It also collects. एक और क्या काम करेगी? It also collects waste from various body parts. Collects waste, nitrogenous substance.
नाइट्रोजन से जो बनेगा वो नाइट्रोजीनियस है सब्सटेंस, उसी से फिर यूरिन बन जाता है। फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, प्रोटीन नाइट्रोजीनियस है, तो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है वो बाहर निकाल दिया जाएगा और इसे कहाँ भेज दिया जाएगा, एंड ट्रांसपोर्ट, नहीं, इट टू किडनी। यूरिन कौन बनाता है? जो हमारी बॉडी से यूरिन निकालना है तो कौन यूरिन बनाता है? किडनी। किडनी में एक पतला सा पाइप निकला था कि नहीं, तो किडनी बनाता है। तो ये सब काम इसका है। अब इसका टाइप क्या है? इट्स टाइप्स आर ब्लड। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ही लिखा जाएगा। ब्लड इज जो फ्लो करता हो, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और इसके 4 पार्ट्स हैं। ब्लड, सो ब्लड के कौन कौन, यस, हाँ। नाउ देर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, RBC, WBC, plasma and platelets. Let us see those components कि जैसे ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल्स में से बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं। तो जो एक इस तरीके से डिस्क शेप्ड है और बीच में जिसमें डिप्रेशन है, एल्पेनलीबे की तरह खाने वाली टॉफ़ी, तो वो RBC है। तो दिस इज RBC, ठीक है। और इसके अलावा ये RBC रेड ब्लड सेल समझ में आ गया। प्लेटलेट्स देख रहे हो कितने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, और ये WBC है। हाँ, छोटे छोटे होते हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, ये ब्लड को जमा देते हैं अगर कहीं कट लग जाए। और ये WBC है। तो WBC क्या करते हैं? WBC इम्यून सिस्टम देते हैं, यानी कहीं पर भी अगर, और प्लाज्मा जो ब्लड वेसल्स के अंदर ये चीज़ें जिसमें फ्लो करती हैं, उस वाटरी सब्सटेंस को, येलो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो इस तरीके से WBC के भी बड़े टाइप हैं। WBC 1-2 तरीके का नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते जो हमने दिखाया वही WBC है। तो ये भी है। देखो लिम्फोसाइट लिखा है, तो वैसे जो हमने बताया ना ब्लड एंड लिम्फ, तो लिम्फ नोड्स में भी इस तरीके के WBC पाए जाते हैं। तो ये सब लिम्फोसाइट्स हैं। ये WBC वैसे ये भी WBC है। तो अब हम देख सकते हैं कि ब्लड हैज 4 कंपोनेंट्स। इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एंड इट हैज 4 कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं? प्लाज्मा। सो प्लाज्मा क्या है? इट इज येलो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड इन विच न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? मूव्स इन सॉल्युबल फॉर्म। प्लाज्मा, ए प्लाज्मा, B RBC, C WBC and D platelets. So plasma क्या हुआ? It is yellow transparent, ठीक है, येलो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड in which nutrients
फ्लो, उसी में फ्लो करते रहते हैं इन सॉल्युबल फॉर्म। जितना भी ब्लड है हमारी बॉडी में उसका 55% प्लाज्मा है, बाकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब हैं। नाउ प्लाज्मा कंटेन्स हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर? 90%. तो जो प्लाज्मा है उसमें 90% वाटर रहता है, ठीक है। सो इन टोटल ब्लड, तो पहले तो ये देख लो जितना भी आपके बॉडी में ब्लड है, तो ब्लड वैसे 4.5 लीटर ब्लड है, इतना तो पता है ना। सो इन टोटल ब्लड कितना बताया गया? 4.5 लीटर ब्लड। हाँ, इन टोटल ब्लड 55% इस प्लाज्मा, उसमें से अगर आप देख लो 55% का मतलब है कि 2.5 लीटर प्लाज्मा ही है। लोगों में प्लाज्मा भी चढ़ाया जाता है जब बहुत ब्लड निकल जाता है। प्लाज्मा, इन प्लाज्मा 90% ऑफ इट्स मटेरियल इज, वो बता देंगे। 90% ऑफ इट्स मटेरियल इज वाटर। 90% मटेरियल क्या है? प्लाज्मा खुद किसका बना है बताओ? 90% वाटर है, बाकी दूसरी चीजें होंगी जैसे सॉल्युबल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट और ये सब चीजें होंगी। प्लाज्मा, सो लेट अस, ये येलो कलर का होगा कि अगर किसी में प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा है ना, तो आप ये समझ लो कि उसका ब्लड ग्रुप नहीं मिला, तो फिर उसको प्लाज्मा चढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके का होगा। कभी चढ़ते देखा है ऐसा? तो प्लाज्मा किसी का भी किसी को चढ़ाया जा सकता है। अभी कोविड सिचुएशन में जो लोगों ने बीमारी से अपने आप को बचा लिया है, उनका प्लाज्मा दूसरों को चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उसमें डोनेट करते हैं वो लोग, प्लाज्मा डोनेट करते हैं। तो ये है, इसी में सारा ब्लड आरबीसी के होने की वजह से ही ये रेड दिखता है, ठीक है। अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन कर लें तो देखो आरबीसी कैसे नीचे पहुंच गया है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक तो जानती हो ना, तो उसी से अगर आप इसे प्लाज्मा अलग भी कर सकते हैं। तो ये देखो प्लाज्मा 90% है, बाकी इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड। प्रोटीन खुद एमिनो एसिड का बना होता है। विटामिन्स, विटामिन ए बी सी, ये सब विटामिन्स, मिनरल्स रिमेन इन इट, इसी में रहते हैं, इन इट एज सॉल्युबल फॉर्म, और हर एक सेल तक पहुंचाए जाते हैं। नाउ आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी, इट इज रेड ब्लड सेल्स। हाँ, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड कलर का होता है, उसी की वजह से तो ये रेड है। विच, ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू वेरियस बॉडी सेल। ट्रांसपोर्ट, उसी ऑक्सीजन से ही तो ग्लूकोज टूटेगा। फ्रॉम लंग्स, लंग्स में ये कहां से लेंगे बताओ? सो लंग्स टू वेरियस बॉडी सेल्स। तो लंग्स में कहां से लेंगे? एल्वियोली। एल्वियोली देखा था, बैलून लाइक स्ट्रक्चर हर एक ब्रोंकाई के एंड में, वहीं पर ये घिरे रहते हैं, उसको घेर के रहते हैं और फिर ले लेते हैं। तो दे टेक O2 और फ्रॉम लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू वेरियस बॉडी सेल्स। ये आरबीसी का यही सबसे बड़ा काम है। अब देखो, इट इज डिस्क लाइक। ये कैसे होते हैं? डिस्क लाइक सेल्स ऑफ रेड कलर,
हैविंग डिप्रेशन इन बिटवीन, बीच में क्या गड्ढा होता है? डिप्रेशन का मतलब गड्ढा, गड्ढा या थोड़ा सा क्या कह सकते हो, इन बिटवीन। अब देखो ये सारी चीजें होती हैं, तो आरबीसी का मतलब समझ में आ गया ये कैसी हैं? क्या इनमें डिप्रेशन दिख रहे हैं? अच्छा, तो तीसरी चीज क्या हुई? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, सो इट इज वाइट ब्लड सेल्स विच किल्स पैथोजन, जो क्या करता है? रोग कारक कीटाणुओं को मारता है क्या? एंड इंक्रीजेज अवर इम्यून सिस्टम, जिससे कि हम रोग मुक्त रह सकें। इंक्रीजेज अवर इम्यून सिस्टम। पैथो का मतलब क्या होता है? रोग। और जेन का मतलब क्या होता है? जनरेटर। तो जो हमारी बॉडी में रोग को जनरेट कर सके, पैथोलॉजी क्या होती है? जहां पर रोगियों का परीक्षण, उसको पैथोलॉजी कहते हैं कि नहीं? तो इस तरीके से ये पैथोजेंस इंक्रीजेज अवर इम्यून सिस्टम। सो इट इज ऑफ वाइटिश येलो कलर, वाइटिश येलो कलर का होता है। जितने ब्लड सेल्स हैं ये बहुत थोड़ी सी मात्रा में ऐसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स कोई एक तरीके के नहीं होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, असिनोफिल, बेसोफिल, न जाने कितने कितने तरीके के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, कोई एक तरीके के नहीं होते हैं, इनका अलग है। और इनके बॉडी में थोड़े स्पिंडल्स या कांटे जैसे भी निकले होते हैं, जबकि प्लेटलेट्स काफ़ी छोटे होते हैं, है कि नहीं? ये चीज हो गई। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? सो these are tiny in size, having irregular shape. It helps in ब्लड क्लॉटिंग। नहीं तो अगर कहीं जरा सा कट हो जाए तो हमारा सारा ब्लड ही बह जाए वहां से। क्लॉटिंग। इफ सम ब्लड वेसल इज वॉर्न आउट, अगर कोई ब्लड वेसल में चोट लग गई है और नस हमारी यहाँ से टूट गई, तो ये टूट गई तो फिर उसमें वो क्लॉट कर देंगे। ये अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ये जम जाते हैं। हैविंग इर्रेगुलर शेप, इनका जो शेप होता है वो कोई डेफिनिट शेप नहीं है। और ये ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमा देते हैं, ब्लड को जमा देना। सो इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इफ सम ब्लड वेसल इज वॉर्न आउट, अगर ये टूट गई है तो उसको जमा देंगे कि नहीं? तो ये सारा काम है इनका। नाउ तो आपने ये देख लिया जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। इट्स टाइप्स आर ब्लड एंड लिम्फ। इसके क्या क्या टाइप्स हैं? ब्लड एंड लिम्फ। दो हैं कि नहीं? तो अभी हमने किसके बारे में देखा? ब्लड के बारे में देख लिया। अब देखो हो गया। अब देखो कि
जो ब्लड है ये क्या करता है, इसके फंक्शंस क्या हैं? इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, यानी अगर कहीं सर्दी ज़्यादा है या पैर में ठंडक लग रही है तो क्या उस ठंडक को पूरी बॉडी में पहुंचाएगा? क्योंकि ऊपर से गर्म ब्लड जैसे ही पैर में पहुंचेगा तो क्या पैर गर्म हो जाएगा? सो इट रेगुलेट्स, क्या करेगा? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और इट ट्रांसपोर्ट्स nutrients and involved in gaseous exchanges, गैस भी तो इधर उधर करता है। It helps in excretion of waste material, ये सब काम है इसका। तो ब्लड बहुत सारे काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को करेगा, ये सब करेगा। लिम्फ क्या काम करता है? नाउ टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। According to National Cancer Institute, टाइप ऑफ ब्लड। according to NHS, blood groups. There are 4 main blood groups: A, B, AB and O. Your blood group is determined by the genes you inherit from your parents. देखो Each group can कि be either Rhd यहाँ पर देखो positive or Rhd negative, which means in total there are 8 blood कि groups. यहाँ पर जैसे ब्लड है A, तो इसके ऊपर कुछ अलग तरीके के एंटीजेंस लगे हुए हैं। तो जिस पे ये लगा है वो ब्लड ग्रुप ए है, जिस पे कुछ ना लगा हो वो ओ है, और जिस पे दोनों लगे हों एंटीजेंस तो वो ए भी है, जिसमें हरे और लाल दोनों, और जिसमें हरे हरे हैं वो बी है, और जिसमें क्या होगा लाल लाल लगे हैं वो ए, और जिसमें कुछ ना लगा हो वो ओ है। तो ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी दिया जा सकता है, बाकी ए और बी और ए बी और ओ है। समझ में आ गई बात? यही चीज है। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ए बी। समझ में आ गया? अब देखो कि लिम्फ क्या, रेड ब्लड सेल्स हैं, इसीलिए तो ब्लड जिसमें, अब मान लो अगर आपका ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर बोलेगा जाओ दौड़ के प्लाज्मा ले आओ, प्लाज्मा चढ़ा देते हैं, फिर उसको प्लाज्मा चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि वो भी तो उसी में, इसमें निगेटिव पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि कुछ जैसे ए निगेटिव और ए पॉजिटिव, इन सब के बारे में भी हम जान सकते हैं कि दैट इज जस्ट एक मिनट RH फैक्टर ऑफ ब्लड ग्रुप। According to ACOG, तो the RH factor is a protein that can be found on the अब हम देखें कि मान लीजिए, अब कुछ और चीजें देखें कि इसमें एक मिनट, एक RH फैक्टर होता है। तो RH फैक्टर जिसमें होता है, वो चार्ट मिलेगा तो बता पाएंगे कि उससे पता चलता है कि अगर RH जिसमें लगा है तो उसे पॉजिटिव कहते हैं, वो बंदरों में पाया जाता है, और अगर वो नहीं लगा है तो निगेटिव होता है। तो इसके एंटीजन के अलावा एक चीज़ और लगी होती है, तो उसके होने से कोई चीज़ पॉजिटिव हो जाती है और उसके ना होने से कोई चीज़
निगेटिव हो जाती है। सो दैट इज RH फैक्टर, जो किसी चीज़ को पॉजिटिव या हाँ मतलब ये देखो इसमें पता चल जाएगा। एक ये है, यानी ये जो ग्रीन ग्रीन का दिख रहा है उसे RH कहते हैं। जिसमें RH लग जाए उसका अपना नुकीला तो वो अलग है, नुकीला तो अलग है। जैसे आपने देखा A है, B है और AB दोनों लग गया तो AB है। बोलो बात समझ में आई? और जिसमें कुछ ना लगे तो O है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो बंदर में पाई जाती है ग्रीन कलर का, अगर इसके अलावा कुछ ना लगा हो लेकिन वो चीज लगी हो, RH रीसेस फैक्टर, इसको क्या कहते हैं? रीसेस फैक्टर। तो वो लग जाए, भाई हम लोगों में तो अलग अलग ब्लड ग्रुप है। अगर आपके में पॉजिटिव है तो रीसेस फैक्टर लगा है। रीसेस फैक्टर ये उसके ऊपर ये अगर चिपके हैं तो कहा जाएगा वो पॉजिटिव है। अगर A में चिपके हैं, उसके अपने एंटीजन के अलावा ये चिपके हैं, तो कहेंगे A तो है लेकिन पॉजिटिव है क्योंकि रीसेस फैक्टर चिपका हुआ है। क्या टोटल 8 तरीके के ब्लड ग्रुप्स हैं। अगर आपने गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि फिर वो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। प्लाज्मा सबका एक है, लेकिन RBC गलत अगर चढ़ गया किसी के अंदर तो फिर वो आदमी बच नहीं सकता है। तो इसलिए जिसमें RH फैक्टर होगा, रीसेस फैक्टर, उसके बेसिस पे देखा जाएगा कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव। यहाँ नहीं है तो ये निगेटिव, और वो चीज़ जो बंदर में वो हमारे ब्लड में भी पाई जाए तो पॉजिटिव। और बाकी ये भी तो हमने आपको समझा ही दिया था। समझ में आ गए ना? अब 8 ब्लड ग्रुप्स। अब लिम्फ देखो, लिम्फ क्या चीज होती है? ये भी येलो कलर का। अभी आपने प्लाज्मा देखा था कैसे है, बिल्कुल प्लाज्मा ही लिम्फ है, वही चीज बाहर छोड़ दी जाती है। तो ब्लड अगर अपने न्यूट्रिएंट्स कैरी नहीं कर पाता तो क्या करता है बताइए? सो इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या ये सेल के अंदर बहता है कि सेल के बाहर? क्या ये ब्लड बाहर छोड़ देता है, जिसको बाद में लिम्फ वेसल्स कलेक्ट करते हैं? ये हमने आपको बताया था। सो इट इज, ये क्या होता है बताओ? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी जैसे किसी ने न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए, ये ब्लड सेल्स हैं, और ब्लड सेल के न्यूट्रिएंट्स कोई ले ही नहीं रहा है, वो सब सेल से एक एक सेल से पूछ रहा है कि ये न्यूट्रिएंट्स ले लो, लेकिन कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा है। तो ऐसे में उसके प्रोटीन है और ये सब है, इनको ये क्या करेगा? क्या ये ले जाएगा कि ये कहीं छोड़ देगा? ये WBC है, तो WBC है। ऐसे ही ऑरेंज कलर में प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो थोड़ा हल्के कलर में होते हैं, ये ऐसे प्लेटलेट्स हैं। अच्छा, और ये पूरा प्लाज्मा है जिसमें फ्लो कर रहा है येलो कलर का, और बाहर सेल्स हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में सेल ने इसके लिक्विड्स को ना लिया, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा, तो फिर ये थोड़ा थोड़ा इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो क्या ये बाहर छोड़ देगा? यहाँ पे प्रोटीन और ये सब बाहर छोड़ देगा। तो ये अगर बाहर छोड़ देगा तो क्या ये बाहर ऐसे ही पड़ा रहेगा? कोई प्रोटीन ले ही नहीं रहा है तो क्या करेगा ब्लड वेसल? बोलो, ये ब्लड वेसल है और इसके अंदर में से ये इसमें पिट्स हैं। पिट्स का मतलब छेद होता है, तो पिट से ये बाहर छोड़ देगा, लेकिन फिर इसको कौन कलेक्ट करेगा और हार्ट तक कौन पहुंचाएगा? कौन कलेक्ट करके इसको हार्ट तक पहुंचाएगा बताओ? क्या लिम्फ वेसल? लिम्फ वेसल, वेसल का मतलब जिससे होके जाए। ये इसका वन एंड ओपन है, तो यहाँ से कलेक्ट करके ले जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, क्या इसी को मैं लिम्फ कह रहा हूँ? क्योंकि नहीं तो फिर ये रेगुलेशन में कभी आ ही नहीं पाएगा। इस तरीके से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तो हमारी बॉडी में भरा रहेगा, उसको फिर से इसी सेल के अंदर आना चाहिए ना। ये हार्ट में जाए और हार्ट इसे फिर पंप करे, और हार्ट के अंदर जब ये पंप हो तो हार्ट ब्लड को डांटे कि तुम क्यों छोड़ के आ गए, जाओ इसे फिर से लेके जाओ। तो फिर से ये हार्ट से जाएगा और ये यही ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, फिर भेजेगा, कहेगा जाओ अब की देना, अब की ले लेंगे वो लोग। समझ में आई बात कि नहीं है? समझ में आया क्या चीज? हाँ, ये देख लो। सो इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है।
ऑफ येलो ट्रांसपेरेंट कलर, इसका कलर क्या होगा, येलो ट्रांसपेरेंट कलर. इट कंटेन्स लिम्फ प्लाज्मा ही है, along with न्यूट्रिएंट्स. इसके साथ क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो फेंक दिए गए हैं ब्लड वेसल से, along with न्यूट्रिएंट्स which are collected, जो कहाँ से कलेक्ट किए गए, from body outside the cell. एंड ट्रांसपोर्टेड टू, और कहाँ ट्रांसपोर्ट किए गए, क्या हार्ट में, हार्ट में, फॉर फर्दर रेगुलेशन, फॉर फर्दर सर्कुलेशन, की वो फिर से सर्कुलेशन में आ जाएं, फॉर ऑनवर्ड सर्कुलेशन. इट कंटेन्स, इसमें बहुत सारी क्या चीजें होती हैं, क्या इट कंटेन्स लिम्फोसाइट, इसमें लिम्फोसाइट होता है, विच आर लाइक WBC, क्योंकि इसमें सेल के बहुत सारे टुकड़े भी होंगे, कचरा भी होगा, उनकी अच्छे से सफाई होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि गंदी चीज हार्ट में पहुंच जाए. सेल में टूट फूट भी तो होती रहती है, तो लिम्फोसाइट का बड़ा एक्टिव काम है. इसमें बड़े बड़े लिम्फोसाइट्स मौजूद हैं, वो बिल्कुल अच्छे से सफाई करते हैं. विच आर लाइक WBC से भी तगड़े. समझ में आई बात. इनका क्या काम है कि जो ब्लड के कंपोनेंट्स बाहर फेंक दिए गए हैं, जो न्यूट्रिएंट्स बाहर फेंक दिए गए हैं, उनको ये फिर से किस में करेगा, सर्कुलेशन में ले आएगा. तो इसका तो ये काम है. दूसरी चीज देखो कि एरियोलर टिश्यू कैसे होते हैं. सो एरियोलर टिश्यू, पहला हमने क्या देखा, क्या फ्लूइड टिश्यू, और अभी कौन सा देख रहे हैं, एरियोलर टिश्यू. इट इज फाइब्रस इन नेचर, फाइबर की तरह रेशेदार होते हैं इन नेचर. तो फाइब्रस इन नेचर होते हैं एंड हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ. खूब खींचो, नाइलॉन को पकड़ के खींचा, नाइलॉन के मोजे को कितना भी खींचो फटता नहीं है. तो गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंशन खूब ये ले लेते हैं. हाँ, कितना मजबूत होता है, स्ट्रेंथ होता है. इट इज ऑफ 2 टाइप्स. इसके कौन कौन से 2 टाइप्स हैं, तो टेंडन का क्या काम है, और लिगामेंट. टेंडन्स आर कॉर्ड लाइक, टेंडन्स आर ये धागे जैसे होते हैं, कॉर्ड लाइक. और ये क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं उनको ये किससे अटैच कर देते हैं, तो ये बोन है, तो ये बोन है, और बोन जैसे ये बोन को दूसरी बोन है, तो बोन से जो बोन को अटैच करे वो क्या कहलाएगा, क्या लिगामेंट. और जो बहुत सारी मसल्स को इससे अटैच करे, तो ये मसल्स हैं, इसको इससे अटैच कर दे, तो दैट इज यहाँ पे अटैच कर रहा है बोन से. तो ये जो अटैचमेंट है इट इज टेंडन. और ये बोन हो गई. सो एक ये लिगामेंट दिखाया, और जो इसको अटैच कर रहा है ये टेंडन है. These are cord-like, strong and inelastic.
इलास्टिक ये खींचेंगे नहीं, अगर खींचोगे तो टूट ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप खींच लो कि खींचते चले जाओ, जबकि ये इलास्टिक है। ये मुड़ जाए तो बोलो इसके बीच का जो लिगामेंट है क्या वो फैल गया? ये मोड़ दिया तो यहाँ मोड़ने से ये फैल गया क्या लिगामेंट? तो इसका मतलब ये इलास्टिक है। लेकिन अगर आपने मुर्गी का जो वो मीट है वो खींच लिया बोन से, तो क्या खींचेगा कि टूट ही जाएगा? तो ये इनइलास्टिक है। एंड ज्वाइन मसल टू बोन, मसल्स टू बोन से ज्वाइन करते हैं, जैसे कि ये टेंडन है, ठीक है। एंड मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, एक तरीके का प्रोटीन है। एंड मेड ऑफ कोलेजन फाइबर, इतनी बात है। लिगामेंट क्या करते हैं? सो दीज, हाँ, दीज आर इलास्टिक टिश्यू, ये फैल जाते हैं। इलास्टिक टिश्यू विच कनेक्ट्स बोन टू बोन, बोन टू बोन। अच्छा, ये दे कैन बियर लोड्स, ये लोड भी ले सकते हैं, ओके। एंड इट इज मेड ऑफ येलो फाइबर, वो कोलेजन फाइबर के बने हैं। और ये किसके बने हैं? मेड ऑफ येलो फाइबर, ये येलो फाइबर के बने हैं और वो कोलेजन फाइबर के होते हैं। अगर हम बात करें टेंडन एंड लिगामेंट की, तो टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन क्या है? इनइलास्टिक, और जबकि ये कैसे हैं? इलास्टिक। ये क्या करते हैं? ज्वाइन मसल टू बोन और ज्वाइन, बोलो। सो इट इज मेड ऑफ कोलेजन फाइबर, दोनों ही प्रोटीन हैं, ये रेशे युक्त होते हैं फाइबर। इट इज मेड ऑफ येलो फाइबर, ठीक है। कल 9 बजे टेस्ट होगा आप लोगों का, बाकी अभी एक दिन और लगेगा इस क्लास को, इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। हाँ 345 ले लेंगे। स्कूल में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया क्या? और बाकी इन लोग होने वाला है, तो ठीक है, हम लोग का भी हो ही जाएगा। ठीक है, इतना ही है।